Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 1 of lecture 22. ओके नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये पैदा कहाँ हुए थे और किस टाइम जो है इनकी बर्थ हुई थी। तो ये 9 अगस्त को 1631 में बेटा नॉर्थहैम्पटनशायर जो जगह है वहाँ इंग्लैंड के अंदर ये जगह है नॉर्थहैम्पटनशायर, वहाँ पैदा हुए थे। ये 1631 में 9 अगस्त को पैदा हुए हैं इंग्लैंड में नॉर्थहैम्पटनशायर जो जगह है, प्लेस का नाम है नॉर्थहैम्पटनशायर। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1 मई को 1700 में, यानी कि 68 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहे और 68 ईयर्स में इनकी जब ये 68 ईयर्स के हो गए थे तो इनकी डेथ हुई। डेथ भी इनकी हुई थी लंदन में, यानी इंग्लैंड के अंदर ही इनकी डेथ हुई है। अगर हम देखें कि इनका जो है प्रोफेशन क्या था या ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये जो है इन्होंने एज अ पोइट भी काम किया, लिटरेरी क्रिटिक भी ये काम करते रहे हैं, प्ले राइट हैं, लिबरेटिस्ट हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं उनके अंदर इन्होंने जो है वो काम किया। यानी कि इन्होंने प्ले राइटिंग भी की, इन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिखी, इन्होंने एज अ पोइट भी जो है पोइट्री भी लिखी थी। अगर हम इनके नोटेबल वर्क्स देखें तो इनके जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क हैं इनकी लाइफ में जो थे वो थे एब्सलोम, एकिटोपल एंड मैकफ्लेकने। ठीक है, तो ये 2 वर्क्स जो हैं ये इनके सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, एब्सलोम एंड एकिटोपल एंड मैकफ्लेकने। जॉन ड्राइडन जो हैं केम फ्रॉम अ लैंड ऑनिंग फैमिली विद कनेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड द चर्च ऑफ द इंग्लैंड। मींस कि अगर अब हम लोग फैमिली की बात करें जॉन ड्राइडन की, तो जॉन ड्राइडन जो हैं वो अच्छी खासी आप कह सकते हैं प्रिविलेज्ड फैमिली से जो है इनकी बिलोंगिंग थी। यानी कि ये जो ज़मींदार किस्म के लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होते हैं, तो ये उस फैमिली से इनका ताल्लुक़ था और साथ साथ इनके कनेक्शन से पार्लियामेंट के अंदर भी, यानी कि पॉलिटिकली भी इनका आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था और चर्च, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर तरह से जो इनकी फैमिली थी वो एक आप कह सकते हैं कि पावरफुल फैमिली थी, क्योंकि चर्च यानी रिलीजन से भी इनका लिंक था, चर्च ऑफ इंग्लैंड से इनका लिंक था ना। फिर पार्लियामेंट यानी कि पॉलिटिशियन एज पॉलिटिक्स से भी इनका जो है वो लिंक था, और इनकी फैमिली जो थी वैसे भी लैंड ओनिंग फैमिली थी, यानी कि रिच फैमिली थी। हिज मैटरनल ग्रैंडफादर वाज रेक्टर ऑफ ऑल सेंट्स। अच्छा, तो ड्राइडन के जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, वो हेड आप कह सकते हैं कि तमाम जो सेंट्स थे उनके रेक्टर थे। मींस कि आप कह सकते हैं कि उनके हेड थे, यानी कि उनको आप कह सकते हैं कि लीड करते थे या उनके वो सुपरवाइज़र थे, कुछ इस तरह का उनका जो है वो रैंक था। यानी कि फैमिली अगर देखा जाए तो रिलीजियसली बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस रखती थी, पार्लियामेंट से वैसे ही उनके कनेक्शंस थे। इनके फादर का नाम था इरास्मस ड्राइडन एंड मदर का नाम जो था, ड्राइडन की मदर का नाम था मैरी पिकरिंग। ठीक है, अब अगर देखें तो उनकी फैमिली जो थी वैसे वो प्यूरिटन थे, यानी कि उनकी सारी जो रिलीजियस लर्निंग थी वो प्यूरिटन थे, वो प्यूरिटन ही सपोर्टर थे और प्यूरिटन को ही वो फॉलो करते थे। लेकिन क्या थे, ये साथ साथ आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हैं वो बाय रिलीजन प्यूरिटन, लेकिन वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। ड्राइडन को देखें तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड क्रिटिक। यानी कि मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बात करें अगर हम, तो वो जो थे वो इंग्लिश पोएट थे, यानी कि उन्होंने पोइट्री की है, प्ले राइट्स लिखे हैं, उन्होंने प्ले राइटिंग की है, और क्रिटिसिज्म यानी कि उन्होंने क्रिटिसिज्म जो है वो भी डिफरेंट राइटिंग्स के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने वो लिखी है। ही वॉज ऑल्सो अ लीडिंग फिगर टू द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज का जब भी नाम आता है या रेस्टोरेशन एज के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो उसके अंदर ड्राइडन को मेंशन करना है नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि लीडिंग फिगर हैं वो रेस्टोरेशन एज के, ट्रेडमार्क हैं रेस्टोरेशन एज के ड्राइडन। ही वॉज सो डोमिनेटिंग पर्सन दैट द होल एज वॉज नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। वही बात है ना कि आपको रेस्टोरेशन एज के अंदर सेपरेटली एक पूरा पीरियड नजर आएगा जिसको नाम दिया गया है एज ऑफ ड्राइडन, क्योंकि उनके वर्क्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए एक अलग से आप कह सकते हैं कि एज जो है वो नाम कर दी गई है, इन्होंने प्लेस कर दिया है कि ये जो वर्क्स हैं ये तमाम के तमाम वर्क्स जो हैं वो एज ऑफ ड्राइडन के अंदर आएंगे। वॉल्टर स्कॉट कॉल हिम अ ग्लोरियस जॉन। ठीक है ना, यानी कि आप कहीं भी किसी भी राइटिंग में जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं रिगार्डिंग जॉन ड्राइडन, तो उसके अंदर आप ये लाइन कोट कर सकते हैं कि वॉल्टर स्कॉट ने उन्हें कहा था कि ये ग्लोरियस जॉन है, यानी कि हर किस्म का काम जो है ये कर सकते हैं।
ही लेफ्ट बिहाइंड ऑलमोस्ट 30 वर्क्स फॉर स्टेज एज वेल एज अ मेजर क्रिटिकल स्टडी, यानी कि उन्होंने एक इनकी जो क्रिटिकल स्टडी यानी कि बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी, यहाँ पे ऑन है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी वो इसका नाम है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आज तक जो है ये बुक जो है ये पढ़ाई जाती है और इसका जो है रेफरेंस डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स में जो है वो दिया जाता है। इसके जो राइटर थे वो ड्राइडन थे। एंड अ नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ विर्जिल, इन्होंने अपनी राइटिंग करने के साथ साथ इन्होंने जो है ट्रांसलेशंस भी की, यानी कि जो विर्जिल हैं उनकी बहुत सारे जो वर्क्स थे उनकी इन्होंने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में। उसके अलावा इन्होंने 30 वर्क्स जो हैं यानी कि 30 प्लेस जो हैं इन्होंने हमें ये दिए थे जो कि स्टेज पे परफॉर्म होने वाले थे, 30 प्लेस। उसके साथ साथ ड्रामेटिक पोजी भी हमें दी और ट्रांसलेशन की थी वर्क्स ऑफ विर्जिल की। यानी कि अब अगर हम देखें ड्राइडन को, तो ड्राइडन क्या है, ड्राइडन जो है वो एक पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, क्रिटिक हैं। इन्होंने जो क्रिटिसिज्म में जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी ये बुक है। प्लेज इनके 30 प्लेस है जो इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड किए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो इनको वॉल्टर स्कॉट ने जो नाम दिया है वो इनको दिया है ग्लोरियस जॉन के नाम से इनको बुलाया गया है, वॉल्टर स्कॉट ने बुलाया है इनको। आफ्टर जॉन डन एंड जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। अच्छा, अब देखें ग्लोरियस जॉन इन्हें क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया ना क्योंकि जॉन डन अपनी एज के, जॉन मिल्टन अपनी एज के बहुत ज़्यादा फेमस जो है आप कह सकते हैं कि एंटिटीज़ थी या आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटीज़ थी। उनके बाद नाम आता है जॉन ड्राइडन का, जिनको कहा गया है कि ये जो है ये ग्लोरियस जॉन है क्योंकि ये मुकाबले पे हैं जॉन डन के साथ और जॉन मिल्टन के साथ, ठीक है ना। 17th सेंचुरी के जो पोएट्स हैं, जो कि फेमस पोएट्स हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो जॉन डन और जॉन मिल्टन के बाद जो नाम आता है वो हमेशा जॉन ड्राइडन का आता है, ठीक है ना। आफ्टर विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट। अब अगर हम प्ले राइटिंग की बात करें, ठीक है, पहले तो हमने पोइट्री की बात की ना, अब अगर हम लोग प्ले राइटिंग की बात करें तो प्ले राइटिंग में जो फेमस नेम्स हैं या नाम हैं वो किस किस के हैं, वो हैं शेक्सपियर के और बेन जॉनसन के। तो शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बाद जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट माना जाता है वो भी नाम है जॉन ड्राइडन का। फेमस वर्क्स देखें हम, फेमस वर्क्स अगर हम देखें जॉन ड्राइडन के तो वो कैसे हैं। आफ्टर शेक्सपियर ही रोट द ग्रेटेस्ट हीरोइक प्ले ऑफ द सेंचुरी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा 1670 से 1671 में, यानी कि जो प्ले है इनका द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा वो इन्होंने लिखा है 1670 और 1671 के दरमियान, इस टाइम पीरियड में उन्होंने लिखा है। और शेक्सपियर के बाद जो ग्रेटेस्ट हीरोइक यानी कि हिस्ट्री में शेक्सपियर के प्लेस के बाद जो हीरो को लेकर या हीरोइक प्ले माना जाता है सेंचुरी का, तो वो है यानी 17th सेंचुरी का जो ग्रेटेस्ट प्ले माना जाता है आफ्टर द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और उसका जो राइटर है वो है जॉन ड्राइडन। द ग्रेटेस्ट ट्रेजी कॉमेडी जो इनकी है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट ट्रेजी कॉमेडी है 17th सेंचुरी की वो भी किसकी है, जॉन ड्राइडन की है और वो है मैरिज आ ला मोड, ये भी 1671 में जो है इन्होंने राइट की थी। ही एस्टैब्लिश्ड द हीरोइक कपलेट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया वो क्या था, वो इन्होंने किया था कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की थी हीरोइक कपलेट की, यानी कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी इंग्लिश पोइट्री की। उससे पहले तो जिसका जैसे दिल करता था ना वो पोइट्री कर देता था, लेकिन ड्राइडन ने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक फॉर्मल सेटिंग इन्होंने प्रोवाइड की, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड की राइटर्स को जो कि थी हीरोइक कपलेट में। और उन्होंने कहा था कि पोइट्री जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और हीरोइक कपलेट में होनी चाहिए। ड्राइडन्स हीरोइक कपलेट बिकेम द डोमिनेंट पोइटिक फॉर्म ऑफ द 18th सेंचुरी, क्योंकि इन्होंने 17th सेंचुरी में ये प्रोवाइड की ना, तो 18th सेंचुरी में थ्रू आउट जो एक प्रोमिनेंट या डोमिनेंट पोइटिक स्ट्रक्चर है या फॉर्म है वो कौन सी थी, हीरोइक कपलेट की। और वो किसने दी थी हमें, वो दी थी हमें जॉन ड्राइडन ने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हीरोइक कपलेट हैं ये किसने प्रोवाइड की, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पोइट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किसने बनाई, तो ये दोनों की दोनों जो हैं ये हमें दी थी जॉन ड्राइडन ने 17th सेंचुरी में। द हाइंड एंड द पैंथर 1687 में, इट्स अ पोइम इन 3 पार्ट्स, इट्स ड्राइडन्स लॉन्गेस्ट पोइम। फिर आपको हम बता रहे हैं वर्क्स के अंदर पोइम। अब हमने पोइट्री डिस्कस कर ली, हम लोगों ने उनकी जो है हमने बता दिया कि इन्होंने हीरोइक कपलेट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है बनाई थी, स्टैब्लिश की थी इन्होंने। फिर नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है वो हमने इनके प्लेस डिस्कस कर दिए हैं। ग्रेटेस्ट हमने इनका हीरोइक प्ले डिस्कस कर लिया है, हमने इनकी ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है।
अब अगर हम इनकी पोइम्स देखें तो पोइम्स में क्या है, इनकी एक पोइम है द हाइंड एंड द पैंथर, ये इन्होंने लिखी थी 1687 में। और ये जो पोइम है इसके 3 पार्ट्स हैं, और ड्राइडन की ये लॉन्गेस्ट पोइम जो है ये कंसीडर की जाती है, यानी कि जितनी भी ड्राइडन की पोइम्स हैं ये पोइम जो है ड्राइडन की लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी पोइम जो है वो कंसीडर की जाती है, और इसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। In this poem, Dryden celebrated his conversion to Roman Catholicism। तो ये जो थे ये प्यूरिटन थे, फिर क्या हुआ कि इन्होंने कर ली कन्वर्जन, यानी कि ये कन्वर्ट हो गए थे रोमन कैथोलिसिज्म में, ठीक है, यानी रोमन कैथोलिक जो था उस साइड पे ये कन्वर्ट हो गए थे। और हाइंड एंड द पैंथर जो पोइम है जो कि 1687 में इन्होंने लिखी, उस पोइम में उन्होंने यही सारी बात की है कि किस तरह से कन्वर्जन हुई, कैसे हुई, जो मतलब कि अपनी जो कन्वर्जन थी प्यूरिटन से कैथोलिसिज्म की तरफ, वो इन्होंने डिस्कस की है इस पोइम के अंदर। ओके, अब हमने जो ड्राइडन का वर्क है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क इसका माना जाता है, उसका नाम है एब्सलोम एंड एकिटोपल। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ड्राइडन का वर्क वो है एब्सलोम एंड एकिटोपल। इसके अंदर क्या है, ये ड्राइडन का जो है मतलब कि जिस तरह के मैंने आपको बताया है ड्राइडन का राइटिंग स्टाइल क्या था या वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसी तरह ड्राइडन जो है उसकी ये जो वर्क है एब्सलोम एंड एकिटोपल, ये उसका ग्रेट पॉलिटिकल सटायर माना जाता है, यानी कि सटायर है और वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो उस एज का उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम था उसके ऊपर ड्राइडन की जो सटायर है उसका नाम है एब्सलोम एंड एकिटोपल। अच्छा, ड्राइडन सटायर इज़ अ पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट्स। अब ये जो सा वर्क है एब्सलोम एंड एकिटोपल, ये जो है ये लिखा गया है हीरोइक कपलेट्स के अंदर, यानी कि जो इसकी फॉर्म है इंग्लिश पोइट्री की जो फॉर्म बनाई थी ड्राइडन ने, उसने उसी फॉर्म को यूज़ करते हुए अपना ये जो लिटरेरी वर्क है ये उसी फॉर्म के अंदर लिखा। अगर हीरोइक कपलेट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ का सिग्नल है या इस चीज़ का आप कह सकते हैं कि इशारा दे रही हैं कि जो भी ये पोइम है ये पोइम डील कर रही है विद एपिक थीम, यानी कि एपिक थीम से ये पोइम जो है ये डील कर रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो पोइम है ये अब ग्रैंड है, इसकी हर चीज़ जो है वो ग्रैंड है, इसके तमाम के तमाम जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो ग्रैंड हैं। अच्छा, इन एब्सलोम एंड एकिटोपल, अच्छा अगर अब हम ये देखें कि ये जो सटायर है ये जो एपिक है एब्सलोम एंड एकिटोपल, इसके अंदर किस बात को डिस्कस किया गया है या किस चीज़ के ऊपर जो है ये लिखी गई है, तो ये लिखी गई है बेटा ड्राइडन ने कमेंट्स की थी पॉपिश प्लॉट के ऊपर। पॉपिश प्लॉट क्या है, पॉपिश प्लॉट जो है वो 1678 में एक ऐसा प्लॉट तैयार किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि मंसूबा बनाया गया था कि जो कैथोलिक्स हैं वो मार देंगे जो उस टाइम का जो किंग था इंग्लैंड का, कैथोलिक मतलब जो उस टाइम का इंग्लैंड का किंग था उसको कत्ल कर देंगे कैथोलिक, और ना दोबारा से जो है वो आप कह सकते हैं कि कैथोलिक बनाएंगे अगेन इंग्लैंड को, ठीक है, यानी कि कैथोलिक जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का वो ये सोच रहे हैं या उन्होंने ये प्लानिंग की थी कि वो जो इंग्लैंड का किंग है उसको मर्डर करके दोबारा जो किंग होगा उसको कैथोलिक किंग वहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि जो इंग्लैंड है उसको दोबारा से कैथोलिक रिलीजन की तरफ जो है वो लाया जा सके। तो ये आपकी जो है एब्सलोम एकिटोपल जो है ये इसी से रिलेटेड है कि 1678 में जब किंग का मर्डर हुआ था तो वो कैथोलिक्स ने किया था, वो इसलिए किया था या ये सोच के किया था कि दोबारा जो अब न्यू किंग आएगा वो दोबारा कैथोलिक ही आएगा ताकि इंग्लैंड जो है वो दोबारा कैथोलिक रिलीजन की तरफ जो है वो जाए। द एक्सक्लूजन क्राइसिस, द एक्सक्लूजन क्राइसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब एक्सक्लूड करना। अब एक्सक्लूड क्या कर रहे थे ये लोग, जो चार्ल्स थे मतलब कि जो चार्ल्स थे जो कि नेक्स्ट इन लाइन थे फॉर किंग, वो जो थे वो कैथोलिक ब्रदर जेम्स फ्रॉम इनहेरिटिंग द थ्रोन आफ्टर चार्ल्स डेथ। अब हुआ क्या था कि जो चार्ल्स की जब डेथ हुई है ना, तो चार्ल्स की डेथ के बाद जो उनके कैथोलिक ब्रदर थे जिनका नाम था जेम्स, उनको जो है वो दूर रखा जा रहा था या उनको रोका जा रहा था कि वो जो है वो किंगशिप जो है वो किंग की सीट पर ना बैठ सकें। अच्छा, तो सिंपल सी बात यही है कि चार्ल्स की डेथ के बाद चार्ल्स के जो कैथोलिक ब्रदर थे जिनका नाम जेम्स था, उनको थ्रोन यानी कि तख्त जो है, जो शाही तख्त होता है, जो बादशाहत है, वो लेने से रोका जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था या उनके रास्ते में जो है किंगशिप के रास्ते में उनकी रुकावटें पैदा की जा रही थी। एंड द मॉनमाउथ रिबेलियन, यानी कि 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हमने कर ली हुई हैं, यानी कि हमने पॉपिश प्लॉट को डिस्कस किया, फिर हमने एक्सक्लूजन क्राइसिस को डिस्कस किया, अब हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉनमथ रिबेलियन। मॉनमथ रिबेलियन में क्या था कि 1685 के अंदर एक अटैम्प्ट हुआ था जिसमें किंग के जो इलेजिटिमेट जो बेटे थे जिनका नाम जेम्स था, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ ऑन द थ्रोन, यानी कि अब क्या हो रहा है कि किंग के जो कैथोलिक ब्रदर हैं जिनका नाम जेम्स है उनको
बैठने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है किंगशिप के ऊपर। और मॉनमथ रिबेलियन के अंदर क्या हो रहा है, मॉनमथ रिबेलियन के अंदर ये हो रहा है जो कि 1685 में हुई, कि कोशिश की जा रही है कि किंग के जो इलेजिटिमेट बेटे हैं, यानी कि इलीगल बेटे जो हैं, उनके सन जिनका नाम जेम्स है और वो ड्यूक ऑफ मॉनमथ हैं, उनको थ्रोन पे यानी कि तख्त पे बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखें पूरी की पूरी इस पोइम के अंदर आपको पॉलिटिक्स ही बताई जा रही है, उसी के ऊपर सटायर की हुई है ड्राइडन ने कि किंग की डेथ के बाद पहले किंग को किस तरह से मर्डर किया जाएगा, उसके बाद किंग के कौन से भाई को रोकना है हमने किंग बनने से, और कौन से बेटे को हमने जो हमारे फ़ायदे में होगा हमने उसको जो है वो किंग की सीट पे बिठाना है, यानी कि उसको हमने किंग बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एब्सलोम मैकिटोपल के अंदर ड्राइडन ने आपके साथ डिस्कस की हैं। ओके, अब ड्राइडन ने किया क्या था, ड्राइडन ने ये किया कि ये जो उनसे इवेंट्स हो रहे थे उस ज़माने में, यानी कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जिस ज़माने की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की और प्रेजेंट इवेंट्स की और प्रेजेंट लोगों की, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी। तो क्या हुआ कि इसने ये जो उनसे इवेंट्स थे जो कि कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, यानी कि उस एज के जो रिसेंट इवेंट्स थे, उनको इस तरह से फ्रेम किया कि उनको उसने बिब्लिकल स्टोरी की जो है वो शेप दे दी, यानी कि फॉर्म उसने इस तरह से बनाई कि उसने सारी चीज़ें जो थी वो प्रेजेंट टाइम के जो इवेंट्स थे वो ही रखे, लेकिन जो कैरेक्टर्स थे वो उसने सारे के सारे बिब्लिकल लिए। और उसने क्या किया कि ये शो किया कि ये जो स्टोरी है, ये जो प्लॉट है, ये बाइबल का प्लॉट है, ठीक है ना। किंग डेविड एंड हिज रिबेलियस सन एब्सलोम, यानी कि उसने जो कैरेक्टर्स यूज़ किए थे वो बिब्लिकल कैरेक्टर्स थे जो कि किंग डेविड थे और उनके जो रिबेलियस सन थे, यानी कि उनके जो आप रिबेल करने वाले या बगावती या आप कह सकते हैं जो कि एक किस्म के रिबेल करते हैं, यानी कि बगावत करना या अगेंस्ट जाना अपने पेरेंट्स के, इस तरह से लिबेलियस सन जो उनके एब्सलोम थे उनके बारे में ये उन्होंने स्टोरी जो बनाई ड्राइडन ने, वो इस तरह से बनाई कि सारे इवेंट्स जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, मींस के उस एज में जो इवेंट्स हो रहे थे, पॉपिश प्लॉट था या कि फिर जो एक्सक्लूजन क्राइसिस थी, ये तमाम चीज़ें वही थी जो उस एज में हो रही थी, लेकिन उनको यूज़ इस तरह से किया गया कि जिस तरह बिब्लिकल स्टोरी के अंदर जो से कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करके ये स्टोरी जो है वो लोगों के सामने जो है ये पोइम की शेप में आए। बिब्लिकल नरेटिव्स वुड हैव बीन वेरी फेमिलियर टू कंटेम्प्रेरी ऑडियंस, और क्या था कि जो बाइबल के जो नरेटिव्स थे या बाइबल की जो स्टोरीज या कैरेक्टर्स थे, ऑडियंस जिनके सामने ये चीज़ आई, एपिक पोइम जो आई, वो क्या थी, वो ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को जानती थी। जारी बात है बाइबल पढ़ते थे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया था, अंदाज़ा था, उनको पता था। और जब ये जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, इन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को उस बाइबल के कैरेक्टर्स को यूज़ करके ऑडियंस के सामने लाया गया, तो ऑडियंस जो है वो उससे एक फेमिलियरिटी उनको महसूस हुई और उन्होंने उस चीज़ को जो है वो पसंद किया। What makes this poem stand out and what made it cause an outrage in the audience of readers is that fact that Dryden not only used the parable of Absalom but changed it as he saw fit. अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है ड्राइडन ने क्या किया कि जब उसको एक जाहिर बात है, देखें अब आपने एक स्टोरी है उसको आपने किसी और सेटिंग में किसी और कैरेक्टर्स के साथ यूज़ करना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि वो जो उनसे कैरेक्टर्स और सेटिंग है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ती है। तो अब जिस चीज़ की वजह से ये फेमिलियर हुए थे ना लोगों के साथ, यानी कि ड्राइडन ने जब बिब्लिकल कैरेक्टर्स और बिब्लिकल थीम्स लेके इस स्टोरी को उसने पुट करके यूज़ किया, तो जौन सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये फेमस हो गया और फेमिलियर हो गया ऑडियंस के साथ, वो भी यही थी। और वो जौन सी चीज़ जिसकी वजह से ऑडियंस जो थे वो इसके अगेंस्ट हुए और ऑडियंस ने जो एक आउटरीच किया इसके अगेंस्ट, इस पोएम के अगेंस्ट, वो क्या थी, वो भी यही चीज़ थी। वो भी यही चीज़ थी कि इसने बाइबल के कैरेक्टर्स को और बाइबल के इवेंट्स को चेंज किया। उसके अंदर इसने जहाँ देखा वहाँ अपनी मर्जी से चेंज करके वो इवेंट जो है वो उसने लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब लोग जो ने जब ये देखा कि उनकी जौन सी एक होली बुक है बाइबल, उसके अंदर जो स्टोरीज थी उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उनके सामने पेश किया जा रहा है, उसके अंदर यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो है वो चेंजेस की जा रही है, तो वो चीज़ जो है वो लोगों को पसंद नहीं भी आई और लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो अपना एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया। It worked better with the events surrounding Charles II, the Duke of Monmouth, the Earl of Shaftesbury and the Popish plot। और ये जो सी चीज़ें हैं ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो अपनी पोइम के अंदर इसने बिब्लिकल रेफरेंसेस के थ्रू जो हैं ये चीज़ें बिब्लिकल कैरेक्टर्स के थ्रू, बिब्लिकल थीम्स के थ्रू, ये चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे ड्राइडन की एज के, वो उसने लोगों के सामने जो हैं वो लेकर आया था।
Many of Dryden's works are continuations or at least connected to other works. अब ड्राइडन का ना एक स्टाइल ऑफ राइटिंग था, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग ये था कि जब भी ड्राइडन कोई चीज़ लिखते थे ना, यानी कि अगर उन्होंने एक पोइम लिखी है तो उनकी जो पिछली पोइम थी वो इस पोइम के साथ कनेक्टेड होगी, और जब तक वो पिछली पोइम जो है वो मतलब कि आप रीड नहीं करोगे ना, आप ये जो नेक्स्ट पोइम उन्होंने लिखी थी ना, आप ये भी रीड नहीं कर पाओगे, या रीड कर भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। अच्छा, और जो एब्सोलम एंड एकिटोपल जो है, इस ये जो डिफरेंट है ड्राइडन के जितने भी वर्क्स हैं उनसे, ये डिफरेंट कैसे है? वो इस तरह से डिफरेंट है कि तमाम वर्क्स जो ड्राइडन के थे ना वो इस तरह के थे कि जब तक आप पुरानी पोइम नहीं पढ़ोगे आपको नई पोइम जो है वो समझने में मुश्किल होगी। हर पोइम जो है वो दूसरी पोइम के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है, इंटरकनेक्टेड थी। जितने भी ड्राइडन की पोइम्स हैं या जितने भी ड्राइडन के वर्क्स हैं वो तमाम के तमाम इंटरकनेक्टेड हैं, और आपको एक पढ़ने के लिए दूसरा पढ़ना जो है वो मस्ट होता था। लेकिन ये जो सी हमारी पोइम है जो कि बहुत फेमस है एब्सोलम एंड एकिटोपल की, इसी तरह से डिफरेंट थी ड्राइडन की पोइम के। इसके अंदर क्या था, इट कुड स्टैंड अलोन, यानी कि अगर आप कोई पुरानी पोइम जो है वो ड्राइडन की नहीं भी पढ़ रहे, कोई पुराना वर्क आप ड्राइडन का नहीं भी पढ़ रहे और आप ये रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो भी आपको सारी बातें जो हैं वो समझ आएंगी, जो भी बात कही जा रही है, जो भी बात आपके सामने की जा रही है, आपको वो क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये जो पोइम थी ये कंटिन्यूएशन नहीं थी, ठीक है ना, यानी कि इससे पहले जितने भी वर्क्स थे ड्राइडन के, जितने भी प्रायर वर्क्स हैं, पुराने वर्क्स हैं ड्राइडन के, वो इन तमाम के साथ जो है कंटिन्यूएशन में ये पोइम जो है वो इसका हिस्सा नहीं थी। यानी कि ये पोइम जो थी ये बिल्कुल डिफरेंट थी, ये बिल्कुल इट कुड स्टैंड अलोन, और इसके लिए आपको किसी भी प्रायर वर्क यानी कि पुराने वर्क को पढ़ने की ड्राइडन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जब भी आपने इसको रीड करना था आप इसको अकेले सेपरेटली जो है वो इसको रीड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो यही पोइम जो है या यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यही डिफरेंट बना रही हैं ड्राइडन की इस पोइम को बाकी के इसके लिटरेरी वर्क्स से। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.